जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 13 जून 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज़ हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए और ज्वाइन करिए बैचेस को, जहां पर बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। और अगर आप बताएंगे कि आप करंट अफेयर्स के हमारे लेक्चर्स को फॉलो करते हैं रेगुलरली, तो आपको डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं। अच्छा, मैं आज आप लोग के कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा यार, मेरा थोड़ा क्या गले में दिक्कत आ रही है काफी ज्यादा आज, तो थोड़ी सी एनर्जी लो रहेगी, ट्राई करूंगा मैं हाई रखने की। और अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठो जो भी लोग पहली बार इस लेक्चर को जो है वो देख रहे हैं, क्योंकि आपको टॉपिक को जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है, समझना है, और जो चीज़ मैं लिखवाऊंगा उसको नोट डाउन करना है। अच्छा, मैं हालांकि आपके कमेंट्स नहीं देखूंगा अभी, बट मैंने कल एक का कमेंट जो है पढ़ा था, तो उन्होंने लिखा था कि सर आप फालतू की बातें जो है वो करते हो, टू द पॉइंट पढ़ाओ, 30 मिनट के टॉपिक को जो है वो आप कितना 1 घंटा जो है वो आप कर देते हो। तो भाई मैं नहीं करता हूँ। द पॉइंट इज दैट कि मैं ट्रेन कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को, है ना। यहाँ पर मैं बैठकर एक एक लाइन पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूँ, राइट। यहाँ पर आपकी वो वाली तैयारी नहीं है स्कूल की, कि आप एक एक लाइन जो है वो पढ़ो, कि देखो प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की 125, ये काम करने के लिए नहीं बैठे हम लोग, है ना। आई एम हेयर कि आपको उस टॉपिक से जुड़ी चीजें जो है वो इस तरीके से क्लियर करें कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। और अगर मैं आपको कोई स्टोरीज बताता हूँ, कोई चीजें बताता हूँ, तो वो भी एसोसिएटेड होती है टॉपिक से, क्योंकि टॉपिक जब चलता है तो उस दौरान वो चीज मैं शेयर करता हूँ, एंड दैट इज माई स्टाइल, है ना। तो ये स्टाइल तो चेंज नहीं हो सकता, और मैं सभी लोगों को खुश भी नहीं रख सकता, दैट इज ट्रू। अगर आपको स्टाइल नहीं पसंद आ रहा तो ऑब्वियस ही बात है कि आपके पास ऑप्शन है, आप जा सकते हैं, है ना। आपको नहीं देखना मत देखिए, बट द पॉइंट इज दैट मुझे पता है कि मेरा स्टाइल जो है वो क्या है, और उस स्टाइल के थ्रू जो है वो कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि देखो, सिविल सर्विसेज डिमांड ये नहीं करता कि ये लिखा हुआ है जो वो आप पढ़ो, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद करो, ये डिमांड उसकी मेन नहीं रहती। डिमांड मेन रहती है कि आपका दिमाग चलना चाहिए। इसीलिए मैं आपको रियलिस्टिक चीजों से रूबरू कराता हूं, कि भाई ऐसा है वैसा है, ये चीजें हैं, राइट, जिससे कि आपको जो है वो आइडिया लगे कि जब आप ऑफिशियल पोजीशन में बैठो। क्योंकि मैं खुद ऑफिसर्स के साथ मेरा उठना बैठना रहता है। अब मैंने आपको कल परसों टेंडर से रिलेटेड स्टोरी बताई थी, क्योंकि वो टॉपिक उस तरीके का था, राइट। कि जब टेंडर आता है तो किस तरीके से, या करप्शन का जो टॉपिक था वो टॉपिक उस तरीके का था कि उस टॉपिक में आपको घुसना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर मैं उन एजुकेटर्स की तरह नहीं हूं कि एक एक लाइन बैठ के जो है आपको जो है वो करवा दी और हो गया भैया, चलो भाई हो गया अपना काम। मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, राइट, और जिससे कि आप चीजों को भूलो मत। तो ये एक मेरा स्टाइल है, और ऑब्वियस बात है, और मैं सभी लोगों को जो मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, मैं उनको एक ही चीज बोलूंगा, एक एडवाइस भी दूंगा, कि लाइफ में कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करो कि सभी आपको प्यार करें, है ना। क्योंकि इस दुनिया में आप कितना भी अच्छा काम कर लोगे, कोई लोग होंगे जो क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे। आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोजीशन पे होगे आगे चल के, या एसपी डीएसपी की पोजीशन पे होगे आगे चल के, राइट। तो आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, आपके ऊपर उंगली उठाने वाले सैकड़ों लोग रहेंगे। तो कभी भी अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो, है ना। हाँ, इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, कि यू हैव टू इंप्रूव योर सेल्फ विथ योर नॉलेज। और दूसरी बात, आप अगर एक लीडर हो तो आपको पता होना चाहिए कि वॉट यू आर डूइंग इज राइट फॉर योर टीम। आपकी टीम के लिए वो चीज सही है। और मैं यहाँ पर, अब मेरा काम आप लोग को यहाँ पर बैठकर सिर्फ पढ़ाने का नहीं है। मेरा काम यहाँ पर, क्योंकि ये सब चीजें आप पढ़ सकते हो भाई, आप ग्रेजुएट हो चुके हो, आपके पास इतनी क्षमता है कि आप ये पूरे पॉइंट्स जो पढ़ लोगे आपको समझ में भी आ जाएंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आपको ये चीज बताना कि मेंस के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, प्रीलिम्स में क्या चीज आएंगी उसको कैसे हैंडल करना है, आगे चल के आप जब सर्विस में हो जाएंगे तो आपको कौन से चैलेंजेस मिलेंगे। मेरा काम है आपकी पर्सनालिटी पर काम करवाना, राइट। क्योंकि पढ़ा तो हर कोई लेगा, पढ़ हर कोई लेगा, बट द पॉइंट इज दैट योर पर्सनालिटी मैटर्स अ लॉट। सिविल सर्विसेज की डिमांड ये नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ रट्टू तोता पढ़ के जो है वो आ जाए, राइट। अगर डिमांड होती तो वो लिख देते कि हमें तो सिर्फ आईआईटीएन चाहिए जिनके 99 परसेंटाइल आए हैं भैया, हमें दूसरा व्यक्ति चाहिए नहीं। बट इस एग्जाम की जो मेन डिमांड है ना, वो ये है आपकी पर्सनालिटी, कि आपके अंदर वो ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी है कि नहीं। तो उसको बिल्डअप करने पर मैं काम करता हूँ। बट एनीवेज, जिसको नहीं पसंद है तो यू कैन एग्जिट, आपको कोई फोर्स थोड़ा ना कर रहा है।
और आपने कहीं पैसे भी नहीं दिए, ये चीज तो यूट्यूब पर है आपके लिए अवेलेबल। तो इसलिए अगर चीज अवेलेबल है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो, बाउंडेड तो हो नहीं आप, है ना। बट हाँ, मैं तो पढ़ाऊंगा, क्योंकि कंपनी जो है मुझे अच्छा खासा पैसा दे रही है भाई, है ना। तो मैं कंपनी की चीजें जो है फॉलो करूंगा, कंपनी ने मुझे जो चीज बोली है कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए स्टूडेंट्स के, तो वैसे हम कर रहे हैं। एनीवेज चलो, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो बहुत ध्यान सुनिएगा पहले टॉपिक को। एक ऐसा नाम जो सिर्फ ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं बल्कि एक आंदोलन थे, एक आवाज बन गए थे, जिसे लोग धरती अब्बा कहते हैं, भगवान बिरसा मुंडा। आप जानते हो कि उनकी लेगेसी ने कैसे ट्राइबल आइडेंटिटी और इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट को नया रूप में बदल दिया। आपको पता है, ये वो पर्सनालिटी थे जिनकी डेथ के बाद भी ब्रिटिशर्स की फटी पड़ी रहती थी, बैंड बजी पड़ी रहती थी ब्रिटिशर्स की कि अरे बाप रे यार, कोई बिरसा मुंडा तो नहीं आ जाएगा। सोचो, डेथ के बाद भी ये कहर था इनका। बिरसा मुंडा, जिनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875, लिखिएगा, 15 नवंबर 1875 को जन्मे थे। जो हाईलाइट कर रहा हूं वो चीज आप लिखेंगे, टाइटल में डाल दो भगवान बिरसा मुंडा, धरती आबा, धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा ब्रैकेट धरती आबा। और झारखंड के छोटा नागपुर प्लेटू पर स्थित एक छोटा सा गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो आप तो झारखंड बस लिखिए कि झारखंड में इनका जन्म जो है वो हुआ था। वो मुंडा जनजाति से थे और आदिवासी फ्रीडम फाइटर थे, समाज सुधारक थे, और एक लोक नायक के रूप में जाने जाते थे। वेरी इंपॉर्टेंट, रिफॉर्मर, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, फोक हीरो, मुंडा ट्राइब के थे। मुंडा ट्राइब लिखिए, बिरसा मुंडा, मुंडा से समझ में आ ही जाएगा। जो ट्राइबल कम्युनिटी है ना, ट्राइबल समुदाय, उन्हें प्यार से ये धरती आबा कहती थी। इसका मतलब क्या है? फादर ऑफ, फादर ऑफ अर्थ, फादर ऑफ अर्थ। अब्बा मतलब अब्बू जान बोलते हैं ना ऐसे, तो ये आबा है वैसे, बट आप उस तरीके से ध्यान रखिएगा, धरती आबा, फादर ऑफ अर्थ। जो ट्राइबल कम्युनिटीज उन्हें ये कहती थी। उनकी हालांकि फॉर्मल एजुकेशन कम थी, लेकिन उन्होंने ट्राइबल स्पिरिचुअल परंपरा और वैष्णव धर्म से प्रभावित होकर एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन शुरू किया, बिरसेट मूवमेंट। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप जो है वो ध्यान में रखिएगा। लिख लीजिए बिरसेट मूवमेंट, ये बिरसेट लिखा हुआ ना, इसके आगे लिखना बिरसेट मूवमेंट। बिरसेट आंदोलन, ये इनका आंदोलन है सोशल रिफॉर्म करने के लिए, यानी कि ट्राइबल कम्युनिटीज को बताने के लिए कि आपको डेवलप होना है, ग्रो करना है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। तो बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के खिलाफ ट्राइबल लैंड राइट्स को लेकर एक सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट चालू किया, यानी कि अपनी जमीन पर हक, जो ट्राइबल लोग जो है, जो आदिवासी जनजाति जो है, कम्युनिटीज जो है जो जंगलों में रहती हैं, बिरसा मुंडा साहब ने ये कहा कि नहीं भाई, क्योंकि देखो इस समय क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स जो है वो लोगों को जंगलों में रहने नहीं दे रहे थे, राइट। क्योंकि ब्रिटिशर्स को चाहिए था, पहली चीज तो जंगल के रिसोर्सेज पर ब्रिटिशर्स को अपना कब्जा चाहिए था। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये जो जो आदिवासी समुदाय जो है, जो जंगल, बड़े से जंगल में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो ये उसको बंद कराना चाह रहे थे। बिकॉज ब्रिटिशर को चाहिए था कि लोग एक ही जगह रहे। क्यों? क्योंकि जब लोग एक जगह रहेंगे तो उनको कंट्रोल करना आसान होगा, राइट। तो इसके कारण काफी सारे जो अधिकार थे आदिवासी जनजातियों के, वो छीने जा रहे थे। तो ये सब चीजें मुंडा साहब को पसंद नहीं आई। तो मुंडा साहब ने बोला कि नहीं भाई, अब ब्रिटिशर्स को तो फोड़ डालना है ना, बहुत हो गया अब। तो इन्होंने ट्राइबल लोगों को बताया, अवेयर किया कि भाई अपनी खुद की जमीन पर अपना हक होना चाहिए, हमारा जो जंगल है उस पर हमारा हक होना चाहिए। तो इस चीज को इन्होंने प्रमोट किया, समझे आप। सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट चालू किया, ब्रिसेट मूवमेंट डिस्कस किया था ना हमने। तो ब्रिटिश ने जो जमींदारी सिस्टम लागू किया था, उसने ट्राइबल्स को उनकी जमीन से बेघर कर दिया। क्योंकि हो यही रहा था ना, जमींदारी सिस्टम में जो है वो क्या हो रहा था, लैंड ओनरशिप जो है वो जा रही थी, आपको सभी को पता है, लोगों के अधिकार जा रहे थे, उनकी जमीन जो है वो जा रही थी।
जबरदस्ती काम कराना, बेगर जिसको हम लोग बोलते हैं ना, बंधुआ मजदूरी, ये सब चल रही थी। जानबूझकर लोगों को पकड़कर उनको काम करवाया जा रहा है। बहुत खतरनाक कानून थे जो सिर्फ ब्रिटिश के इंटरेस्ट के लिए थे, वो लागू कर दिए गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को जंगल के ऊपर कब्जा चाहिए था, क्योंकि जंगलों में रिसोर्सेज हैं, उनको वो संसाधन चाहिए थे। ट्रेन के लिए लकड़ी हो गई, है ना, ये सब चीजें। तो वो सब चीजें चाहिए थी ब्रिटिशर्स को। उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी को जागरूक किया, बिरसा मुंडा साहब ने, कि वो दिक्कूज यानी आउटसाइडर्स के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं, कि भाई ये ब्रिटिशर्स आकर तुम्हें गलत कर रहे हैं, तो हटाओ इनको। और इवन ये भी कहा, शराब से दूर रहो। समाज सुधार का भी काम किया इन्होंने। इनने बोला कि भाई तुम ये जो काला जादू और इन सब चीजों में पड़े हुए हो, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, उससे बाहर निकलो यार। क्या है ये गुड़िया लेके बैठे हो, उसमें सुई चुबा रहे हो, ये सोच के कि ये देखो, ये ब्रिटिशर है, देखना भी सुई चुबाऊंगा तो उसको दर्द होगा। ये क्या चल रहा है मजाक। उन्होंने बोला बंद करो भाई ये सब, प्रैक्टिकल चीज पे आओ। है। और लोगों को मजा भी इन सब चीजों में आता है कि गुड़िया लेके कोई आदमी आ गया एकदम से, काला काजल लगाया हुआ है, टीका लगाया हुआ है, और गुड़िया उसके हाथ में है, लोग लोग उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। वहीं एक व्यक्ति बेचारा किताब लेके पहुंच रहा है आपके पास कि भैया पढ़ लो, लो भैया भगवत गीता, ये लो भैया बाइबल, ये लो भैया कुरान। है, आपको वो रिलीजियस बुक जो है प्रोवाइड करा रहा है, तो आपको वो नहीं चाहिए। है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको उस पर ध्यान देना है, अरे यार वो गुड़िया लेके क्यों जा रहा है, उसके पीछे भाग रहे हैं लोग। तो बिरसा मुंडा साहब ने बोला कि हटो इन सब प्रैक्टिसेस से दूर जाओ, ये सब बेकार प्रैक्टिस है, इनमें तो कुछ नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो ये समझाया उन्होंने। अब एक और चीज लिखिएगा, उल गुलान मूवमेंट, 1895 से लेकर 1900 का मूवमेंट किससे रिलेटेड है, बिरसा मुंडा साहब से। ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली कि उल गुलान मूवमेंट किससे रिलेटेड है, बिरसा मुंडा साहब से, है ना। इसका मतलब होता है ग्रेट ट्यूमुल्ट। बिरसा मुंडा की लीडरशिप में एक वॉयलेंट एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग थी ये। वॉयलेंट लिखिएगा, बिरसा मुंडा जी के अंडर ग्रेट ट्यूमुलेंट का मतलब महान उथल पुथल, ये भी लिख लेना। वॉयलेंट था ये, ब्रैकेट में लिख लेना वॉयलेंट, काफी उग्र नेचर का था ये मूवमेंट, एंटी ब्रिटिश मूवमेंट था ये, तो बात तो आपको पता ही है, बट ये वॉयलेंट था, ये भी लिखिएगा। झारखंड, उड़ीसा, बंगाल की ट्राइबल कम्युनिटीज जैसे मुंडा, ओरांव, खारिया, ये भी लिख लीजिएगा आप, ये सब कम्युनिटी के नाम। ये ट्राइबल कम्युनिटीज इसमें इन्वॉल्व थी इस मूवमेंट में। गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स का उपयोग करते थे कि पेड़ के ऊपर लटक गए ब्रिटिशर, जैसी यार टपली मारी उनको, अब वो इधर उधर पीछे मुड़ के देख रहे हैं कौन है भाई, किसने मारा, फिर आवाज निकाल दी भूत की, है, भाग गया ब्रिटिशर। तो उनको भगाने के लिए हर हर एक प्रैक्टिस जो है वो की जा रही थी, कि छुप छुप के पिटाई कर रहे हैं, भग जा रहे हैं, छुप जा रहे हैं। डर के मारे ब्रिटिशर्स ने बोला कि अरे भाई, इवन मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये बात जो आपको लग रही है ना, आपको लग रहा है कि अरे यार सब मजाक कर रहे हो, क्या फालतू की बातें कर रहे हो, पढ़ना बिरसा मुंडा के बारे में। ब्रिटिशर्स की, मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था ना, बैंड बजी पड़ी थी, डरा हुआ था ब्रिटिशर कि इसका भूत आज भी घूम रहा है और भूत मार रहा है। लिटरली पढ़ोगे इनके बारे में तो पता लगेगा। फिर बिरसा ने नारा दिया, अबुआ राज सेतर जाना, महारानी राज टुंडू जाना। मतलब रानी का राज खत्म हो, अब हमारा राज हो। ये था एक ड्रीम सेल्फ रूल फॉर ट्राइबल पीपल के लिए, ये लिख लेना भैया स्लोगन इनका, वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्वीन रूल को एंड करिए आप, नारा था ये इनका। समझे आप। और ये मूवमेंट इनडायरेक्टली लीड करता है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 तक। तो बिरसा मुंडा का सिर्फ ट्राइबल लीडर्स नहीं थे, ये एक सिंबल बन गए थे। हम लोग को जो है वो देखने को मिला, इन्हें भगवान का रूप जो है वो दिया गया, क्योंकि लोगों के लिए उन्होंने बहुत किया था, बहुत। सरकार ने उनके नाम पर इंस्टीट्यूशन बनाए, जैसे कि बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। 2021 से 15 नवंबर को, 2021 से शुरू हुआ कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस। 2001 से 21 से जो है वो सरकार ने शुरू कर दिया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उनकी 125th डेथ एनिवर्सरी पर श्रद्धांजलि दी। और पहले भी जनजातीय गौरव दिवस के समय 6640 की स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। तो इसलिए ये टॉपिक हम लोग को जो है वो न्यूज में देखने को मिला था। अब ये भी लिख लेना कि 125th डेथ एनिवर्सरी हम लोग को बिरसा मुंडा साहब की देखने को मिली।
जिस समय हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने श्रद्धांजलि दी है, और इवन काफी सारी स्कीम्स पैकेजेस जो है वो लॉन्च हुए हैं। मेन आपको बिरसा मुंडा साहब के बारे में जो पढ़ना था, जो हालांकि आप हिस्ट्री में ऑलरेडी पहले भी बाद में पढ़ोगे भी। ठीक है। तो भगवान बिरसा मुंडा की कहानी, जब समाज जो है उसको दबाया जा रहा था, कम्युनिटी को जो है वो सप्रेस किया जा रहा था, तो उस बीच एक व्यक्ति ने जो है वो आवाज उठाई, और वो उनका भगवान बन गया, भगवान बन गए, है ना। चलिए आगे बढ़ता है। अब ये टॉपिक सुनने वाला है जो नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप जानते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक नए दौर में एंटर कर चुकी है। अब ये सेम टॉपिक यार हमने 2 हफ्ते पहले ही पढ़ा, सेम टॉपिक एज इट इज। सिर्फ सुनो अभी आप। तो आप जानते हो कि इंडिया की स्ट्रैटेजिक अप्रोच 1947 से लेकर 2025 तक कैसे इवॉल्व हुई है, ये पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं, है ना। और ये मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सुन सुन लो बस आप, है ना। जिन लोग को नहीं, जिन्होंने पहले नोट्स नहीं बनाए तो वो लोग बना लेना। जिन्होंने नोट्स बनाए आप चेक कर लो, आपके पास इसके इससे रिलेटेड नोट्स होंगे। सुनो बात ध्यान से, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मेंस में भी आएगा, प्रीलिम्स में भी आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक मेजर शिफ्ट देखने को मिला है। पहले हम लोग जो है वो सिर्फ कंसल्टेशन करते थे, बातचीत करते थे, हैं कि आओ यार बैठो एक फोरम बनाएंगे, बातचीत करेंगे, इंडस नदी का पानी बंद कर देंगे, हैं। अब हम बोलते हैं कि बेटा जूता ही जूता मारेंगे पाकिस्तान को, है ना। अब हम हमारी अप्रोच जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। क्या टर्म दिया था मैंने आपको अप्रोच चेंज जो हुई है उसके लिए, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किसको याद है और कौन सीरियसली रिवाइज कर रहा है, पढ़ रहा है कि हमारी पॉलिसी में क्या शिफ्ट हुआ। पहले हम क्या थे, आज की डेट में हम क्या है, बताओ। 2 लाइन में बताओ। इंडिया की इनिशियल फॉरेन पॉलिसी 1947 से लेकर 1962 के दौरान आइडियलिज्म पर बेस्ड थी। कैसे? नॉन अलाइनमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया कि नहीं भाई हम मारपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हम इन्फेंट थे, बच्चे थे, अभी नई नई कंट्री के तौर पर उभर कर आए थे। तो ऑब्वियस सी बात है हमारी स्ट्रैटेजी ये बिल्कुल सही थी। अगर आपसे कोई बोले कि यार ये स्ट्रैटेजी सही थी क्या, बिल्कुल सही थी। समय के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज चेंज होती हैं, बिल्कुल सही थी। भाई इनिशियल पीरियड में अगर हम यूएसए और यूएसएसआर से अगर पंगा मोल ले लेंगे, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कहीं के नहीं रहेंगे। बट सोचो उस दौरान जो हमने, जो इशू चल रहे थे, 2 बड़े ब्लॉक्स यूएसए यूएसएसआर आपस में लड़ रहे हैं, हमने इतना जिगरा रखा कि हमने बोला कि बेटा तुम लोग आपस में भिड़ो, हमें उससे मतलब नहीं, हम अकेले रहेंगे। सोच रहे हो आप, जिगरा, जिगर चाहिए होती है इस चीज को करने में। नहीं तो लोग जो है वो ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। हमने अलग ग्रुप क्रिएट कर दिया जिसका नाम, क्या नाम है जिसका, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। नॉन अलाइंग मूवमेंट नाम। गांधी नेहरू के इन्फ्लुएंस में इंडिया ने डीकोलोनाइजेशन, पंचशील और पीसफुल को एग्जिस्टेंस को प्रमोट किया कि भाई शांतिपूर्वक रहेंगे, हमें लड़ना नहीं है, हम पिटाई नहीं करेंगे। गांधी जी का प्रिंसिपल, कोई एक गाल में मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, है। सोचो प्रैक्टिकली, इज इट ट्रू कि आपके पास आया और कोई आपको थप्पड़ मार दिया और आप क्या बोल रहे हो, आई, तो दूसरा गाल आगे कर रहे हो कि ले मार दे। ये होगा कि आपको थप्पड़ मारा, आपका बॉडीगार्ड उठा के सामने वाले को कुचल देगा, जो आपका सिक्योरिटी गार्ड होगा, या तो 2-3 गोली मार दोगे आप उसको। इस साले औकात कैसे हुई गवर्नमेंट ऑफिसर के हाथ लगाने की। बट किसी की औकात नहीं होगी आपको ऐसा करने की, क्योंकि आप बस तैयारी करो। अभी, हाँ अभी इस पीरियड में आप ये वाली पॉलिसी अपना लो, गांधी जी वाली पॉलिसी, कि भाई किसी ने गाली बकी, मुस्कुरा के निकल गए, किसी से कुछ नहीं बोलना है। किसी ने आपसे बोल दिया अच्छा तू करेगा एग्जाम की तैयारी, तेरे बस की है यूपीएससी करना या पीएससी करना, शांत हो जाओ, याद करो फॉरेन पॉलिसी, रिलेट करो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अपनी लाइफ से रिलेट करो, कभी नहीं भूलोगे। फॉरेन पॉलिसी याद करो कि नहीं भाई मैं आज की डेट में भैया गांधी जी के प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना, है ना। क्यों? क्योंकि जब आप गुस्सा करोगे ना तो नुकसान अभी आप ही का होगा, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, होना हो। और फिर दूसरी बात, सामने वाले से आपने बड़ा पंगा ले लिया तो वो कोर्ट कचहरी वगैरह उसमें आप उलझ जाओगे। तो कुछ कुछ नहीं करना, सामने वाले को शांत, किसी ने आपको गाली बकी आप बोलो ओके भैया, सॉरी भैया, माफ करो भैया, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो पर उसको भूलना नहीं है। जिस दिन पोजीशन आएगी उस दिन आपकी पॉलिसी चेंज हो जाएगी, फिर आप उसको डंडे पड़वाओगे थाने के अंदर। पढ़वाने के बाद तुरंत पहुंच जाओगे वहां पे, अरे तुम तो यार जाने पहचाने लग रहे हो, छोड़ो इसको, क्यों क्यों बंद करा, किसने बंद किया इसको, चलो निकलो निकलो। आप उसको छुड़वा दोगे। तो पीटने वाले भी आप, छुड़वाने वाले भी आप, तो आपकी पॉलिसी फिर अलग होगी, डिप्लोमेटिक पॉलिसी। बट अभी
आपको गांधी जी के प्रिंसिपल फॉलो करना है। तो हमारी पहली क्या पॉलिसी थी, हमारी पहली आइडियलिज्म, हमारी जो अप्रोच थी कि हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमें शांति पूर्वक जो है वो रहना है। हम जो है वो शांति बरकरार करने पर काम करेंगे, है। हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस पर काम करेंगे कि भाई हम शांति से रहना चाहते हैं, हमें शांति से रहने दो। तो ये हमारी पहली पॉलिसी थी 1962 तक। समझे? नेक्स्ट, फिर उंगली करी चाइना ने। 1962 के चाइना वॉर ने इंडिया को झटका दिया, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की कमी सामने आई। दूसरा, इसके बाद से नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पर हमने फोकस बढ़ाया। हमने बोला कि नहीं भाई, अब हमें और मजबूत करना पड़ेगा अपनी डिफेंस को, अपनी फोर्सेस को। अब ऐसे चुप बैठ के काम नहीं होगा, अब थोड़ा सा हथियार दिखाने पड़ेंगे। मतलब अब आपका निकल गया प्रीलिम्स। जो आपका प्रीलिम्स है वो निकलेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो भी आपसे बोलेगा कैसे तुम कर रहे हो तैयारी, उससे बोलना कभी प्रीलिम्स निकाले हो भैया जिंदगी में, या तुम्हारे खानदान ने किसी ने निकाला है? और पढ़ने दो हमें, बकवास मत करो। क्योंकि जिस दिन आपका प्रीलिम्स निकलेगा, आपका लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाएगा। तो हमने क्या किया 1962 चाइना वॉर के बाद, जब इंडिया को झटका हुआ, इंडिया ने बोला हमें अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है। और यहीं से चीजें चेंज हुई, जब हमने प्रिपरेशन करना शुरू करी तब लोगों की नजर हमारे ऊपर पड़ी कि हाँ यार, इसने तो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है। समझे आप? तो डिफेंस इंस्टीट्यूशन जो है वो हमने मजबूत बनाए, जिससे कि लॉन्ग टर्म खतरे से हम लोग बच सके। पहले हमें लोग हल्के में ले रहे थे, फिर हमने मजबूती जो है वो दिखाई। और फिर जब हमने मजबूती जो है वो दिखाई, तब लोगों ने हल्के में लेना जो है वो बंद किया। कैन यू प्लीज कॉल मी आफ्टर एन आवर, आई एम बिजी समवेयर। हेलो। कुछ लोग बिल्कुल ही बेवकूफ होते हैं, फोन काटने के बाद भी कंटिन्यू टी 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 बार बार फोन लगाते रहते हैं। गांधी जी की डिप्लोमेसी की जगह हमने प्रैक्टिकल चीजों पर काम करना शुरू किया। हमने बोला कि नहीं भाई, अब गाल आगे करने का कोई मतलब नहीं है। अब टाइम आ गया है कि थोड़ी चीजें हम मजबूत करें, हम दिखाएं, क्योंकि टाइम हो गया था ना ये। भाई हम अभी इन मतलब बॉर्न नहीं थे। अब हमने काम करना अपने ऊपर शुरू कर दिया, जहां हमने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया तो लोग हमें अब नोटिस करने लगे। फिर नेक्स्ट, इंडिया ने पोखरान 1 1974, पोखरान 2 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए। बस यहां तो आपका मेंस निकल गया है। ये जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो हमने बढ़ाई, तो आपका हो गया मेंस क्लियर। जब मेंस क्लियर होता है ना, तो वो पर्सनालिटी आपकी फिर अधिकारी वाली उभर कर आ जाती है। ऐसा कॉन्फिडेंस होता है मेंस क्लियर के बाद कि आपको पता होता है कि अब तो अधिकारी मैं हूं, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। क्योंकि वो अंदर से कॉन्फिडेंस है भाई, मेंस क्लियर। तो इंडिया ने मेंस क्लियर कर लिया 1974, पोखरान 1, पोखरान 2 1998। ये दिखाता है कि अब इंडिया स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को एसर्ट कर रहा है डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम वेस्ट। इंडिया ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या सीटीबीटी साइन नहीं किया। वेस्ट हमें बोल रहा था कि अरे नहीं नहीं नहीं, आप तो ये साइन करिए, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जो है, ये साइन करिए आप, है। ये लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो आप यूज नहीं करेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल आप यूज नहीं करेंगे, साइन करिए एग्रीमेंट को। हम लोग भाड़ में जाओ, अब हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है ना, उलझने की जरूरत नहीं है हमसे अब। तो अब आप पहुंच गए हो इंटरव्यू में, तब तक तो मजा आ गया आपको। फिर इंटरव्यू जब आप दे के बाहर निकले, तब इंडिया आपको थोड़े से झटके और मिले, क्योंकि आपको कुछ ऐसे लोग भी मिल गए जो ऑलरेडी इंटरव्यू दिए हुए थे, तो आपको थोड़ा डर लगा। क्योंकि 2000 के बाद इंडिया ने स्ट्रेटेजिक रेजिस्टेंट से कैलिब्रेटेड रिटेलिएशन की तरफ शिफ्ट किया। एग्जांपल 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, उरी अटैक के बाद। 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक। इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रॉक्सी वॉर का फॉर्म डिक्लेयर किया और डिप्लोमेसी प्लस मिलिट्री का इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज किया। क्योंकि जब आप पहुंचे वहां पर, तो आपने देखा यार कि और भी काफी सारे लोग हैं बेचारे, इंटरव्यू देके अभी यहां तक पहुंच गए। तो उनका बिहेवियर थोड़ा नर्म नर्म टाइप का है, यानी कि ईजी है। तो आपने बोला कि अब जब मुझसे कोई मिलेगा, तो मैं उससे बोलूंगा कि अरे यार, यूपीएससी क्या है भाई, कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं यार।
कोई दिक्कत थोड़ा है, पढ़ा लेंगे, भीख मांग लेंगे। आपने ऐसी बातें करना शुरू किया, सामने वाले को लगा रही है तो भगवान बन गया यार। बट आपके दिमाग के अंदर एक ही चीज छुपी है कि ऑफिसर बनना है भाई। बट आप अब उसको जुबान से नहीं बता रहे हो। तो ये पॉलिसी हमने बनाई अपनी सन 2000 के बाद, कि साला चाहे कुछ हो जाए, हम बताएंगे नहीं पाकिस्तान को कि क्या कर रहे हैं। और जब तक कोई हमें अटैक करेगा तब तक उसकी चीथड़े उड़ चुके होंगे। ये स्ट्रैटेजी हमने बना ली अपनी, कि मिलिट्री प्लस डिप्लोमेसी। समझा? नेक्स्ट, अब आती है कहानी एग्रेसिव। अब हो गया भैया आपका सिलेक्शन, अब हो गया पावरफुल। तो 2025 पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। एक बोल्ड प्रीएम्प्टिव मिलिट्री स्ट्राइक। मैसेज क्लियर था कि इंडिया जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो करता है, स्पेशली नॉन स्टेट एक्टर्स के केस में। यानी कि फालतू लोग हैं तो उसको एंटरटेन नहीं करूंगा मैं अब हो गया भैया आपका सिलेक्शन। अब आपको पता है कि आप पावरफुल हो हर तरीके से, है। अब आप ऑन पेपर ऑफिसर हो। अब आ जाए कोई फूफा या कोई भी जो आपके साथ बदतमीजी करे, तो बदतमीजी तो दूर की बात है, आपके घर तक वो पहुंच नहीं पाएगा, आपसे मिल ही नहीं पाएगा। बदतमीजी तो दूर की बात है फिर, क्योंकि आप बदतमीजी नहीं करोगे, क्योंकि अब आप अलग गेम खेल रहे हो पावर का। अब आपका उठना बैठना कॉमन मैन के साथ है ही नहीं, तो आप क्यों उनको इंपॉर्टेंस दोगे? आप चीफ मिनिस्टर के साथ उठ रहे हो, प्राइम मिनिस्टर के साथ ऑफिस में आप डील कर रहे हो, तो आपको क्या लेना देना ऐसे लोगों से? तो अब आप और पावरफुल हो गए। तो दीज आर द 5 फेजेस जो इंडिया के देखने को मिले, आपके प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक। तो आपने क्या सीखा अभी, कि आपको पढ़ना कैसे है। ये चीज अगर आप अप्लाई करोगे ना अपनी दूसरी चीजों में भी, ये ट्रिक्स होती है, टेक्निक्स होती हैं चीजों को और बेहतर बनाने की, चीजों को याद रखने की। तो ये चीज आपको याद रखनी है भाई। अब आप बोलोगे कि सर आपने ज्यादा फालतू बातें कर दी। मैंने फालतू बातें नहीं की है, मैंने आपको एक तरीका बताया कि चीजों को कैसे याद रखना है। मेरा खुद गला खराब है भाई, मैं चाहता तो अभी एक एक जगह टक 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 करके आपको छोड़ देता, बट उसके बाद भी मेहनत कर रहा हूं मैं। मेरी आवाज से शायद आपको लग रहा होगा थोड़ा सा चेंजेस, सर्दी भी है मुझे, गला खराब है। तो बट फिर भी, क्यों? क्योंकि मुझे पता है भाई कि मेरी जो अप्रोच रहती है वो किस पर्सपेक्टिव से रहती है। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आएगा मेंस में। और जब ये टॉपिक लिखने को आएगा, फिर आपके दिमाग में अपना प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की स्ट्रेटजी रहेगी ना, कि यार प्रीलिम्स टू इंटरव्यू क्लियर, यही तो है फॉरेन पॉलिसी हमारी। इसको बोलते हैं स्टोरी मेकिंग के थ्रू चीजों को समझना, याद रखना। दीज आर द ट्रिक्स जो आपको दूसरी चीजों में भी यूज करना। अब देखो सुनो, हमारे पास कुछ चैलेंजेस भी हैं कि पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म मानना तो है नहीं उसे, अभी भी टेररिस्ट को जो है वो पनाह दे ही रहा है, वो खिला पिला रहा ही है। तो दानव को खिलाओगे तो एक दिन दानव पीटेगा ही आपको पटक के। और होगा पाकिस्तान के साथ बहुत जल्दी होगा, जो यूएसए के साथ हुआ था। पता है किसी को? यूएसए ने अलकायदा को, अलकायदा का बाप है यूएसए। बाप मतलब लिटरली फादर, बायोलॉजिकल फादर। कैसे? खिलाया पिलाया, वेपन्स दिया, मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाने के लिए यूएसए ने पाला था लादेन को, अलकायदा को पाला था, लिटरली पैसे दिए थे। तो आप जब दानव को पालोगे या धोखेबाजों को अपने साथ रखोगे, तो एक दिन वो काटेंगे ना। काटा, पाकिस्तान को भी काटा जाएगा। हिस्ट्री रिपीट होती है, पैटर्न। बोलते ना कि आपकी स्ट्रैटेजी, दिस इज योर स्ट्रैटेजी, इसको फॉलो करोगे तो सिलेक्शन होगा, बट वो फॉलो नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो यही चीजें हैं, फेस बाय फेस। पाकिस्तान पाल रहा है टेररिस्ट टेररिस्ट को। एक दिन खुद ब खुद परेशान, एक दिन क्या, अभी खुद परेशानी है, पैसा है ही नहीं खाने पीने के लिए। बम बारूद खाओगे क्या? चाइना का बॉर्डर एग्रेशन लगातार चल रहा है। चाइना तो चाहता ही है कि वो उसकी कब्जे वाली पॉलिसी होती है हमेशा, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी बोलते हैं चाइना की। फिर बैलेंसिंग सिविलाइजेशनल वैल्यूज पर भी हम काम कर रहे हैं। ग्लोबल परसेप्शन, लीगल फ्रेमवर्क को मैनेज करना बहुत जरूरी है। और वो चीज हम कर ही रहे हैं, क्योंकि हम बन गए ना आज की डेट में भाई ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेटिव। ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो हमें आगे क्या करना चाहिए? तो कुछ नहीं करना है, हम सही पोजीशन पर हैं आज की डेट में। बट यस, हमें एक्शन जो है वो, मतलब प्रिपेयर्डनेस जो है वो एडवांस पे करनी पड़ेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस ब्रेक होने के कारण ये टेररिस्ट अटैक जो है वो हुआ है। तो उस पर और मजबूती करनी पड़ेगी। बोलते हैं ना कि घटना घटने से पहले उसको प्रिवेंट कर दो ना,
तो प्रिवेंटिव एक्शन पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि आपका नुकसान ना हो, इसलिए आज से ही तैयारी शुरू कर दो भाई, अच्छे से मन लगा के, जिससे कि कल को पछतावा ना हो। चलिए बस इतना ही था ये वाला टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक सुन लो। इस टॉपिक में कुछ नहीं है। युद्ध के मैदान में बिना फौज के भी विजय होती है, इस टॉपिक को भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं यार, ड्रोन वाला टॉपिक है ये, है ना। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अब सिर्फ सर्विलांस नहीं करते, निगरानी रखने के लिए नहीं है अब ये, राइट, बल्कि बिल्कुल अटैक कर देता है, अभी हुआ ना ये यूक्रेन रशिया वाला, याद आ रहा है, पढ़ाया था ये वाला टॉपिक भी है। क्या नाम था उस ऑपरेशन का, कोई बताएगा कमेंट बॉक्स पे लिखकर। यूक्रेन रशिया वाला कौन सा ऑपरेशन था, क्या नाम था? जल्दी बताओ। ये लिखा है ना, सस्ते ड्रोन्स का उपयोग किया यूक्रेन ने। जल्दी बताओ ऑपरेशन का नाम फटाक से। तो सर्विलांस के लिए, अटैक के लिए इसका उपयोग हो रहा है ठीक है। इन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर्स ये अलाउ करते हैं रियल टाइम डे नाइट मॉनिटरिंग, है ना। और आजकल तो ज्यादा लंबे समय चलने वाले भी और लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले भी ड्रोन्स आ गए हैं। तो ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी काफी तेजी से बढ़ती जा रही है यार। टैक्टिकल वॉरफेयर में भी इसका उपयोग होता है। ये लिख लेना, नॉन वेपन ड्रोन यूज। ड्रोन का नाम है ये, हेरॉन, स्विच, ब्लैक हॉर्नेट, त्रिनेत्र, नेत्र। ये लिख लेना, इसकी पूरी चीज लिख लेना आप। ये क्या होता है कि प्रीलिम्स, स्टेट भी ऐसी पूछ लेती है प्रीलिम्स में कभी कभी। स्ट्रेटेजिक रीच और एक्यूरेसी के लिए बढ़िया है ये। इवन उरी में भी हमने ड्रोन्स का उपयोग जो है वो किया था, जैसे वो गरुड़ दिखाया था ना उन्होंने, वैसा नहीं था गरुड़, छोटा सा ड्रोन था जो आवाज नहीं करता था, उस तरीके का बनाया था। वो थोड़ा सा क्या इंटरेस्ट क्रिएट करने में, करने के लिए पिक्चर में थोड़ी ज्यादा चीजें बता देते हैं ये लोग। बस, और ड्रोन से रिलेटेड और कुछ नहीं है इसमें भाई, बेसिक सा टॉपिक है ये। अब एफडीआई ये टॉपिक भी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आज बहुत रिपीटेड टॉपिक आए हैं, पता नहीं क्यों। तो अच्छा, ये मेरा गला जो है वो खराब है, थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़ रही है। महाराष्ट्र कर्नाटक ने मिलकर 51% एफडीआई ले लिया है। याद आ रहा है कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कस किया था रीजनल डिस्पैरिटी, कि कहीं पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में कम हो रहा है ना। तो ये इशू देखने को मिल रहा है। दिल्ली, जहां पहले इन्वेस्टमेंट के मामले में टॉप था, अब सिर्फ 12% पे आ गया है एफडीआई के मामले में। तो एफडीआई इनफ्लो है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 81.04 बिलियन रुपीस तक पहुंच पहुंच गया, 14% की एनुअल ग्रोथ के साथ। महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना। ये लिख लो भाई कि टॉप स्टेट्स जो हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना। गुजरात लिख लो, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, हरियाणा, तेलंगाना, तेलंगाना। अब दिल्ली का एफडीआई शेयर क्या है क्या नहीं है, बस आपको ये टॉप 5 स्टेट्स, 5-6 स्टेट्स पता होने चाहिए कि जो जहां पर एफडीआई इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा नजर आया। देखो ये है गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना। ठीक है, सिर्फ नाम लिख लो, शेयर वेयर उतना इंपॉर्टेंट वो रहता नहीं है, पूछेंगे नहीं आपसे। क्या है भैया, क्या रीजन है, क्यों ऐसा हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, पॉलिसीज बिगेस्ट रीजन। अच्छी पॉलिसी होगी तो एफडीआई अट्रैक्ट होगी ही होगी, है ना। बट अलग अलग स्टेट में अगर ये डिस्पैरिटी देखने को मिली तो कुछ स्टेट डेवलप ज्यादा तेजी से होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाएगी, सबकी इक्वल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट को जो है वो इनिशिएटिव्स लाने पड़ेंगे, ऐसी स्टेट्स के लिए जो एफडीआई अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हैं, तो उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, वहां पर डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना जो है वो पड़ेगा। बस यही है गाइस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। आह, दिल्ली का ई वेस्ट इको पार्क, ये कल पढ़ाता हूँ यार मैं, ये वाला टॉपिक कल पढ़ाता हूँ। और एक क्वांटम वाला टॉपिक एक और था, वो दोनों टॉपिक मैं कल सैटरडे को आपके कवर कर दूंगा यार। आज थोड़ा सा बस माफी चाहूंगा क्योंकि अब एकदम से कंटिन्यू बोलने के कारण एकदम से अब फिर इचिंग जो है वो शुरू हो गई है। कल तक ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि रिकवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता मेरे को, बट थोड़ा रेस्ट देता हूँ अभी, है ना। चलो, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये अभियान के बारे में आपको पढ़ना है, ये आपका एक टास्क है। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताना। हींग, हींग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है भाई। हींग बहुत अच्छा होता है,
हेल्थ के लिए। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपन आज की डेट में ट्रेडिशनल मेडिसिन पर काम कर रहे हैं ना, तो ये सब चीजें ध्यान में रखना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो लिख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो और ट्राई करो इसका आंसर जो है वो देने की। और ये जो स्कीम मैंने आपको बोली ना पढ़ने के लिए, वो इसलिए बोली थी क्योंकि मेंस का एक क्वेश्चन था यहाँ पे। तो उसको अच्छे से पढ़ना पहले स्कीम को, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का भी आंसर मार्क करना। चलो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में सैटरडे को, कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय श्री महाकाल गाइस।